Social Science Class 9th History, and we are on our first chapter, the French Revolution. This video is the 8th part of this chapter. In this video, we are going to study about the Reign of Terror, आतंक का राज्य, a directory rules France, डायरेक्टरी शासित फ्रांस एंड नेपोलियन बोनापार्टे ए ब्रीफ नोट। और लास्ट में हम नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में थोड़ी सी एक संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे शुरू करते हैं द रेन ऑफ टेरर, आतंक का राज्य। जैसे कि फ्रांस के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि फ्रांस में पहले राजतंत्र था, लुई 16 का शासन था, लेकिन फिर राजतंत्र समाप्त होकर वहाँ संवैधानिक राजतंत्र शुरू हो गया, जिसमें राजा का शासन तो रहा लेकिन उसके ऊपर एक संविधान का नियंत्रण हो गया, एक नेशनल असेंबली कंट्रोल करने लगी उसको। वो स्थिति भी समाप्त हो गई, वो भी लोग संतुष्ट नहीं रह सके और फिर विद्रोह हुआ जिसमें राजतंत्र को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। लुई 16 को फांसी दे दी गई और वहाँ पर जैकोबिन क्लब का शासन शुरू हो गया। अब जैकोबिन क्लब का जो शासन था उसी को रेन ऑफ टेरर या आतंक का राज्य कहा जाता है। द पीरियड फ्रॉम 1793 to 1794 is known as the reign of terror. Robespierre followed a policy of severe control and punishment. 1793 से 1794 का ये 2 साल का समय फ्रांस के इतिहास में आतंक का राज्य के नाम से जाना जाता है। उस समय फ्रांस में जैकोबिन क्लब का जो लीडर था रॉबेस्पियर, उसका शासन था और उसने कठोर नियंत्रण और कठोर दंड की नीति को अपनाया था। Ex-nobles and clergy, members of other political parties, members of his own party having different opinions, were considered as enemies. तो रॉबेस्पियर का ये मानना था कि जो भूतपूर्व पादरी और सामंत हैं, जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग थे, उनको जो जैकोबिन क्लब के अलावा दूसरी राजनीतिक दल थे उनके सदस्य या खुद जैकोबिन क्लब के ही वो सदस्य जो कि रॉबेस्पियर से अलग विचारधारा रखते थे, उन सबको वो शत्रु मानता था, उनको दुश्मन की तरह ट्रीट किया जाता था। दे वर अरेस्टेड, इम्प्रिजन्ड एंड ट्राइड बाय अ रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था और फिर एक क्रांतिकारी अदालत द्वारा उन पर मुकदमा चलाया जाता था। इफ़ द ट्रिब्यूनल फाउंड देम गिल्टी दे वर गिल्टन। अगर वो अदालत उनको अपराधी पाती थी और आमतौर पे वो उनको अपराधी ही मान लेती थी तो उनको गिलेटिन पर चढ़ा दिया जाता था। गिलेटिन क्या होता था? गिलेटिन एक प्रकार का फांसी देने का या मृत्युदंड देने का एक यंत्र था जिसे डॉक्टर गिलेटिन ने आविष्कार किया था, इसलिए उसका नाम गिलेटिन ही पड़ गया। इसमें 2 खंभे होते थे, 2 खंभों के ऊपर एक लकड़ी का तख्ता लगा रहता था और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा आरा या ब्लेड लगा रहता था। तो जिनको मृत्युदंड मिलता था उस लकड़ी के तख्ते के ऊपर उनका गर्दन रख के उस आरे से गर्दन काट दी जाती थी। Robespierre's government issued a law placing a maximum ceiling on wages and prices. रॉबेस्पियर की सरकार ने एक कानून बनाया जिसमें कि कीमतों पर और मजदूरी पर अधिकतम सीमाएं तय कर दी गई कि कोई भी मजदूर अगर मजदूरी करेगा तो उसको कितनी मजदूरी मिलेगी, उसकी एक मैक्सिमम लिमिट कर दी तय, और बाजार में जो चीज़ें बेची जा रही हैं उनका भी मैक्सिमम प्राइस घोषित कर दिया गया। मीट एंड ब्रेड वाज राशन। मीट और ब्रेड जो कि मुख्य भोजन था उस समय का, उनकी राशनिंग कर दी गई, मतलब वो राशन के हिसाब से मिलता था। लोग अपनी इच्छा से कितना भी नहीं खरीद सकते, उनके लिए मात्रा निश्चित थी, उतनी ही मात्रा में वो खरीद सकते थे। Peasants had to bring their grains to the cities and to sell it at the prices fixed by the government. किसानों के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया कि जो उनकी फसल है, जो अनाज उन्होंने उगाया है, वो उसको बाजार तक लेकर आएंगे और बाजार में सरकार के द्वारा तय किए गए दाम पर बेचेंगे। द यूज़ ऑफ वाइट फ्लोर वाज फॉरबिडन। सफ़ेद गेहूं का आटा जो कि थोड़ा महंगा होता था, उसका प्रयोग करना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया। कोई भी व्यक्ति सफ़ेद गेहूं आटा नहीं खरीद सकता था और उसकी बजाय फिर वो क्या खाएगा? ऑल सिटीजन्स हैड टू ईट इक्वलिटी ब्रेड, समता रोटी, ए लोफ मेड ऑफ होल व्हीट। साबुत गेहूं से बनी हुई एक रोटी बनाई जाती थी जिसे समता रोटी या इक्वलिटी ब्रेड माना जाता था। सभी नागरिकों के लिए ज़रूरी था वो उसी खाने को खाएंगे, उसके अलावा किसी और प्रकार की रोटी वो नहीं खा सकते थे। इक्वलिटी वाज आल्सो प्रैक्टिस्ड थ्रू स्पीचेस एंड एड्रेसेस। समानता केवल खाने पीने में नहीं बल्कि लोगों की बोलचाल में भी समानता लाने की कोशिश की गई, लोगों की बोलचाल में भी इक्वलिटी को लाने का प्रयास किया गया। द ट्रेडिशनल Monsieur and Madame addresses were replaced by citoyen and citoyenne.
जो पारंपरिक तरीके से फ्रांस में किसी व्यक्ति को सम्मान देने के लिए उसको मॉन्स्यूर कहा जाता था, जिसका मतलब था सर, जैसे हम श्रीमान कह देते हैं, या किसी लेडी को मदाम, जिसको हम मैडम कह देते हैं, वो कहकर पुकारा जाता था। लेकिन अब रॉबेस्पियर ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया, किसी को भी मॉन्स्यूर या मदाम नहीं कहा जाएगा, बल्कि सभी पुरुषों को सितोयन और सभी महिलाओं को सितोयिन कहा जाएगा। सितोयन का मतलब था नागरिक और सितोयिन हो गया नागरिका। ये फ्रेंच वर्ड हैं जिनका हिंदी में मीनिंग हो रहा है नागरिक और नागरिका। चर्चेज वर शट डाउन एंड द चर्च बिल्डिंग्स वर कन्वर्टेड इनटू ऑफिसेज एंड बैरक्स। चर्च बंद कर दिए गए और चर्च की जो बिल्डिंग्स होती थी उनको दफ्तरों के रूप में या बैरकों के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। ड्यू टू दोज ओवर स्ट्रिक्ट रूल्स एंड कंट्रोल, इवन रॉबेस्पियर सपोर्टर बिगेन टू डिमांड मॉडरेशन। तो ये नियम इतने ज़्यादा कठोर साबित हुए, इतने कठोर नियमों को देखते हुए रॉबेस्पियर के जो समर्थक थे वो भी परेशान हो गए और वो भी ये कोशिश करने लगे, वो भी ये चाहने लगे कि ये शासन समाप्त हो जाए, कहीं थोड़ी उदारता स्थापित हो जाए। इसीलिए ये पूरा शासनकाल आतंक का साम्राज्य कहलाता है, क्योंकि रॉबेस्पियर ने नियमों को लागू करने में अत्यधिक कठोरता दिखाई, नागरिकों के सारे स्वतंत्रता के अधिकार छीन लिए। He was convicted by a court in July 1794. उसके शासन से जब लोग बहुत परेशान हो गए तो उसके खिलाफ एक अदालत बैठाई गई जुलाई 1794 में। कोर्ट फाउंड हिम गिल्टी एंड ही वाज अरेस्टेड, और अदालत ने उसको दोषी ठहराया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एंड द नेक्स्ट डे ही वाज सेंट टू गिलेटिन, और अगले ही दिन उसे भी गिलेटिन पर समाप्त कर दिया गया। जो उसने अन्य लोगों के लिए एक तरीका अपनाया था उनको मृत्युदंड देने का, वही तरीका उसके ऊपर भी लागू किया गया और उसे भी गिलेटिन द्वारा मृत्युदंड दे दिया गया। हिज टाइम वाज रेफर्ड टू एज रेन ऑफ टेरर इन फ्रेंच हिस्ट्री। फ्रांस के इतिहास में रॉबेस्पियर का ये शासनकाल आतंक के राज के माना जाता है। इट डायरेक्टली रूल्स फ्रांस। अब रॉबेस्पियर के शासन के बाद फिर फ्रांस का क्या भविष्य रहा, वहाँ डायरेक्टरी का शासन प्रारंभ हो गया। अब डायरेक्टरी क्या थी उसको समझते हैं। After the fall of Jacobin government, the ruling power was again captured by the rich middle class. अब ये जो रॉबेस्पियर की सरकार थी, जो कि जैकोबिन क्लब की सरकार थी, वो समाप्त हो जाने के बाद फ्रांस की सत्ता फिर से मध्यम वर्ग के धनी लोगों के हाथों में आ गई। A new constitution was introduced in which non-propertied class of society was deprived of voting rights. इन्होंने एक नया संविधान बना लिया और इन्होंने फिर से वोट देने का अधिकार केवल धनी लोगों तक सीमित कर दिया, और जो बिना संपत्ति वाले लोग थे समाज के, उनसे वोटिंग राइट छीन लिया गया। इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन देयर वाज अ प्रोविजन ऑफ 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। इस संविधान में यह व्यवस्था की गई कि 2 चुनी हुई विधान परिषद बनाई जाएंगी। अब इनमें चुनी हुई विधान परिषद का मतलब इन्हें लोग वोट देकर चुनेंगे, लेकिन वोट देने का अधिकार फिर से केवल धनी पुरुषों को ही दिया गया था। These councils appointed directory, executive committee of 5 members. ये दोनों विधान परिषद मिलकर एक 5 सदस्यीय कार्यपालिका बनाती थी और ये कार्यपालिका कहलाती थी डायरेक्टरी। डायरेक्टरी क्या थी? एन एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ 5 members, एंड दिस कमेटी वाज इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबलीज और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। डायरेक्टरी क्या थी? वो एक कार्यपालिका कमेटी थी, कार्यपालिका समिति थी जिसमें 5 सदस्य होते थे और जिसका गठन विधान परिषदें करती थी। द मोटिव ऑफ 5 member डायरेक्टरी वाज टू प्रिवेंट द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन वन मैन एज अंडर द जैकोबिन। इसका उद्देश्य क्या था कि डायरेक्टरी क्यों बनाई गई थी 5 लोगों की? क्योंकि वो चाहते थे कि सत्ता का केंद्रीकरण किसी एक ही व्यक्ति में ना हो। जैसे कि जैकोबिन गवर्नमेंट के समय में सत्ता का केंद्रीकरण केवल रॉबेस्पियर में हो गया था, एक ही व्यक्ति के पास सारी सत्ता आ गई थी, तो आगे भविष्य में ऐसा ना हो इसलिए 5 लोगों को रखा गया। द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश्ड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड देन काउंसिल ट्राइड टू डिसमिस देम। लेकिन ये 5 member वाली डायरेक्टरी का शासन भी कोई सही साबित नहीं हुआ, यहाँ भी प्रॉब्लम्स आने लगी। ये डायरेक्टर्स जो थे इनका अक्सर विधान परिषद से झगड़ा होता रहता था, उनसे वाद विवाद होता रहता था और उनके मतभेद इतने बढ़ जाते थे कि विधान परिषद उनको डिसमिस करने की कोशिश करती थी, वो डायरेक्टर्स को उनके पद से हटाने की कोशिश करती थी। तो इस तरह से सारी पॉलिटिकल सिचुएशन फिर से अनस्टेबल हो गई, फिर से समाज में अस्थिरता छा गई। And all these political unstable conditions led to the rise of a military dictator नेपोलियन बोनापार्टे। और इन सारी राजनीतिक अस्थिरताओं का परिणाम ये हुआ कि फ्रांस में
एक सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्टे का उदय हो गया। अब नेपोलियन बोनापार्टे कौन था, उसके बारे में हम थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। हालांकि हमारे लेसन में नेपोलियन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है। नेपोलियन बोनापार्टे अ ब्रीफ नोट। नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में एक संक्षिप्त नोट, ये उसका फोटो है। नेपोलियन बोनापार्टे was a artillery officer in the French army in 1789। 1789 में, जहाँ से ये हमारा लेसन स्टार्ट होता है, जहाँ से फ्रांस में क्रांति की शुरुआत होती है, उस समय नेपोलियन फ्रांस की आयुध विभाग में, फ्रांस की सेना के आयुध विभाग में एक अधिकारी था। He rapidly rose through the ranks of the military, taking advantage of new opportunities presented by the revolution। और फ्रांस में जो ये क्रांतिकारी घटनाएं चल रही थी, इन सब अवसरों का लाभ उठाते हुए उसने तेज़ी से उन्नति करी और उसके रैंक बढ़ते चले गए। हम जानते हैं कि आर्मी में, मिलिट्री में रैंक होते हैं हर ऑफिसर के, तो वो जल्दी जल्दी नेक्स्ट रैंक पे प्रमोट होता चला गया। एंड एट द एज ऑफ 24 ही बिकेम द जनरल ऑफ आर्मी। और 24 वर्ष की आयु में वो आर्मी का जनरल बन गया, आर्मी के सबसे उच्च पद पर पहुंच गया। In 804, नेपोलियन बोनापार्टे डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द एम्परर ऑफ फ्रांस। और देश की ये सारी राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाते हुए नेपोलियन बोनापार्टे ने अपनी शक्ति बढ़ाई, सेना में अपनी पहुंच बढ़ाई। पद तो उसको पहले ही प्राप्त हो गया था, वो आर्मी का जनरल बन चुका था। सन 1804 में उसने स्वयं को देश का शासक घोषित कर दिया। He started to conquer neighboring European countries, disposing the dynasties। और जल्दी ही उसने पूरे यूरोप को जीतने का अपना मिशन शुरू कर दिया। उसने पड़ोसी देशों को जीतना शुरू कर दिया और पड़ोसी देशों में जो राजवंश शासन कर रहे थे उनको वहाँ से हटा दिया। राजवंशों के शासन को उसने समाप्त कर दिया। He created new kingdoms where he placed his family members। पुराने राजवंशी साम्राज्य को समाप्त कर उसने नए राज्यों की स्थापना की, जहाँ पर उसने अपने परिवार के सदस्यों को शासक के रूप में स्थापित किया। He introduced many laws such as protection of private property, a uniform system of weight and measures, decimal system, etc। नेपोलियन ने अपने साम्राज्य में कुछ नए नए कानून लागू किए, कुछ नए सिस्टम लागू किए जो बहुत बेहतर साबित हुए, जैसे कि निजी संपत्ति के अधिकार का संरक्षण, वजन और नाप तोल की एक समरूप पद्धति, दशमलव प्रणाली का प्रयोग आदि। इन द बिगिनिंग पीपल सॉ हिम एज ए लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। प्रारंभ में लोगों ने उसे एक मुक्तिदाता के रूप में देखा जो उनके लिए आज़ादी लेकर आया था। क्योंकि नेपोलियन ने राजवंशों को समाप्त किया, जनता को राजतंत्र से मुक्ति दिलाई, तो लोगों को वो अपने स्वतंत्रता का दूत लगा। बट लेटर ही वॉज व्यूड एज एन इन्वेडर। लेकिन बाद में धीरे धीरे लोग उसकी तानाशाही से परेशान हो गए और लोग उसे एक आक्रमणकारी के रूप में, एक आक्रांता के रूप में देखने लगे। इन 1815 ही वॉज डिफीटेड एट वाटरलू। सन 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन का समाप्ति हो गई, उसके काल का, उसके समय का अंत हो गया। इस प्रकार फ्रांस की क्रांति की ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हमने देख ली हैं। अब इस सारी क्रांति के दौरान समाज के जो कुछ महत्वपूर्ण वर्ग थे उन पर क्या प्रभाव पड़ा, जिसमें मुख्य रूप से महिलाएं और दास, उनके बारे में अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।